तो थोड़ा सा मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिवाइज कर देती हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर करना एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। और अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखें तो इसमें सबसे जो मेन पार्ट होता है वो किडनी होता है। सबसे बड़ी मात्रा में जो इन प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी के बाहर करता है वो किडनी होता है। तो किडनी के जो सिस्टम है इसको हम मेन इसमें इंक्लूड करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। इसके अलावा हमारे लंग्स, लिवर और स्किन ये भी होते हैं। कुछ मात्रा में और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर करते हैं, बट मेजर ये 4 माने जाते हैं। हमारे लंग्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी के बाहर करते हैं। स्किन जो होती है वो स्वेट, पसीने के रूप में और जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उनको हमारी बॉडी के बाहर करते हैं। और लिवर जो है वो जो भी बॉडी में जो भी सेल्स की टूट-फूट होती है और उनको रिपेयर होते हैं, तो उसमें जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, उनको सबको बॉडी के बाहर करती है। तो इस तरह से हम देखें तो मेन पार्ट हमारे ये हो गए। इसके अलावा एक रेक्टम होता है, जो कि हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं और उसका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बचा हुआ, उसको एनएस के थ्रू बाहर करता है। अब अगर हम स्वेट को देखें, स्किन कैसे काम करती है, स्वेट के रूप में एक्सक्रीटरी का काम करती है। और इसमें मेन जो बाहर निकलते हैं वो क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स होते हैं। मेजर पार्ट इसमें पानी होता है, वाटर। उसके अलावा इसमें और जो होते हैं वो यूरिया और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो होते हैं एलिमेंट्स, ये हमारे पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर होते हैं और ये पसीने का काम, बाहर निकालने का काम स्किन के थ्रू होता है। इसके बाद हम किडनी पे आते हैं, तो मैंने आपको जैसे बोला किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो किडनी से पूरा जो हमारा ब्लड होता है, पूरी बॉडी का ब्लड फ़िल्टर होता है और पूरी बॉडी के ब्लड को फ़िल्टर करके उसमें से जितने भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो हार्मफुल हैं, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, उनको सबको इकट्ठा करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। अगर इसको हम इसके एलएस सेक्शन में देखें, तो आपको किडनी, 2 किडनी होती हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी, राइट साइड में राइट किडनी। और किडनी के जस्ट ऊपर कैप शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसको एड्रिनल कहते हैं। ये किडनी हमारे लंबर के जो स्पाइन होती है उसमें लंबर वर्टिब्रा के पास में पाई जाती हैं और इनसे 2 ट्यूब्स निकलते हैं जिसको यूरेटर कहते हैं या कई जगह यूरिन डक्ट भी कहते हैं। इन ट्यूब से यूरिन आगे बढ़ती हुई यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती है और जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है किडनी के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर होने के। यदि अब हम किडनी को थोड़ा-सा डिटेल में देखें, तो हमारी किडनी का स्ट्रक्चर एक सेम के बीच के जैसे होता है बिल्कुल। और जहाँ पर उसका हाइलम होता है, ये जुड़ाव वाला भाग, यहाँ से ही एक आर्टरीज़ किडनी में जाती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में लेके जाती है। इसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। एक वेन किडनी से बाहर आती है जो किडनी के पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके बाहर लाती है। इसको हम कहते हैं रीनल वेन। और साथ ही यहाँ से जो तीसरी ट्यूब बाहर होती है वो यूरेटर या यूरिनरी डक्ट। इस तरह से ये तीनों चीजें इसके हाइलम से बाहर होती हैं और किडनी में ब्लड सप्लाई और यूरिन का बाहर निकालना होता है।
अब इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखें, तो इसमें ब्लड सप्लाई का कैसा साइकिल होता है कि रीनल आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये रीनल आर्टरीज फिर ब्रांच में डिवाइड होती है, उसके बाद और छोटे ब्रांचेस में होती है। इस तरह से ये ब्रांच में डिवाइड होते-होते लास्ट में कैपिलरीज बनाती है, जिसको एफरेंट आर्टियोल्स कहते हैं। और ये एफरेंट आर्टियोल्स एक नेटवर्क बनाती हैं, एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा जैसा बना लेती हैं, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस ही होता है जहां पर ब्लड आपका फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद ये बाहर निकलता है, और आपके जो वेन्यूल्स होते हैं, मतलब वेन कैपिलरीज होती हैं, उसमें इकट्ठा होता है। वहां से इनकी ब्रांचेस जुड़ के वेन जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती जाती है, और लास्ट में ये रीनल वेन में जुड़ती है, और ये रीनल वेन जाके इंफीरियर वेना केवा में जुड़ती है, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा ब्लड सर्कुलेशन रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के जो सेल्स होते हैं, उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जैसे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, तो यहाँ नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जैसे अभी ग्लोमेरुलस मैंने बताया, यहाँ पर ये रीनल आर्टरीज जा रही है, जो कि अगेन डिवाइड हुई, और डिवाइड होते होते एक ये इसने ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा या नेटवर्क बनाया, और यहाँ पर पूरा ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, और ये बाहर आता हुआ ब्लड, और फिर यहाँ पर ये वेन से जुड़ता हुआ ये रीनल वेन में चला गया। तो ये जो कप शेप एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस होता है, तो ये कप शेप स्ट्रक्चर कहलाता है वोमन कैप्सूल्स। और ये वोमन कैप्सूल्स ही आगे जाकर यूरिनरी डक्ट या यूरेटर से मिल जाता है, और यूरिन ये जो ब्लड है ये फिल्टर होके इस वोमन कैप्सूल में ही आता है, और यहीं से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन जो है ब्लड को छानने का या फिल्टर करने का काम करता है। अब ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये नेफ्रॉन में 4 स्टेज में होता है। एक तो फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये आपके आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, ये पूरा इसका नेटवर्क बना ब्लड वेसल्स का, जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। यहाँ से ब्लड रिस के बाहर आता है, और यहाँ के जो ग्लोमेरुलस होते हैं, इनके मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं कि ये यूजफुल एटम्स को या पार्टिकल्स को ब्लड के बाहर नहीं आने देते हैं। लेकिन अगर कुछ एटम्स ऐसे हैं जो सेम शेप और साइज के हैं, तो वो रिस के बाहर आ जाते हैं। जब ये इस खाली जगह में ये बाहर आता है रिस के, तो ये वोमन कैप्सूल की जो ये मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से फिल्टर होकर ये इस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ये फर्स्ट हमारी प्रोसीजर होती है, जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब सेकंड में जब ये आगे बढ़ता है, इसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट होता है, ये जब आगे बढ़ता है, तो इसमें चूंकि कुछ भले ही बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी हैं, जिसमें एक वाटर भी है। तो ये दोबारा इस आर्टरीज के पास से जाता है, एक यू लूप बनता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। वहां से ये आर्टरीज के पास जाता है, और यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर होता है सेकंड प्रोसीजर रीअब्जॉर्प्शन का। अब जब ये वेन में जाता है ब्लड, तो यहाँ पर जो ब्लड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे क्रिएटिनाइन है, या यूरिक एसिड है, या यूरिया है। तो कुछ मात्रा में यदि वो बच जाता है, तो वो वापस यहाँ से सीक्रेट होता है, और इस वोमन कैप्सूल की ट्यूब में आ जाता है। ये हमारी थर्ड प्रोसेस होती है सीक्रेशन। और अब ये थर्ड प्रोसेस के बाद जो लिक्विड बचता है, उसको हम यूरिन कहते हैं। और ये यूरेटर के थ्रू बाहर जाता हुआ ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। अब आप देखिए, ये जो वोमन कैप्सूल है, इसमें आप देखिए कि जो ये यू शेप एक बन रहा है, यहाँ पर ये
रीएब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन में क्या-क्या आया? वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड और क्रेटिनाइन। ये सब चीजें फिल्ट्रेशन के थ्रू इसमें आते हैं। अब जब रीएब्सॉर्प्शन होता है तो इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर, ये जो इतनी चीजें होती हैं ये वापस रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। आगे बढ़ के जो सीक्रेशन होता है वो होता है सोडियम, सॉरी, सीक्रेशन जो होता है ये वाटर का होता है और इसमें कुछ मात्रा में पोटेशियम होता है। हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम होते हैं। और लास्ट में जो यूरिन बचता है उसका भी हम उसके भी कंटेंट हम देखेंगे। उसमें क्या-क्या कंटेंट रह जाते हैं? कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट और कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट। वाटर रहता ही है साथ में। इनऑर्गेनिक में क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, इग्नो इग्नोरिक फॉस्फेट, अमोनिया। और जो ऑर्गेनिक है उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, इथेरियल सल्फेट और यूरोबिलिन। ये एक जो यूरोबिलोजिन है ये एक एजेंट होता है जिसके कारण यूरिन में कलर आता है। तो अब इसमें चूंकि पानी का मेन पार्ट होता है तो हम लोग एक वर्ड को बहुत बार बार सुनते हैं, हाइड्रेट, डिहाइड्रेट, है ना, कि हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर पानी की कमी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है हमारी यूरिन का कलर चेंज होता जाता है। तो ये एक चार्ट है कि अगर आपकी क्लियर यूरिन है, ट्रांसपेरेंट, तो ये आपके गुड हेल्थ का सिंबल है और आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप जो आपको वाटर इंटेक या लिक्विड इंटेक लेना चाहिए वो आप सफिशिएंट ले रहे हैं। अब अगर वो और कम होता है तो यूरिन का कलर लाइट येलो हो जाता है। ये थोड़ा गुड माना जाता है। फिर उसका येलोइश बढ़ता जाता है। फिर वो ये डिहाइड्रेट, जब डार्क येलो आ जाता है तो ये डिहाइड्रेट की कैटेगरी में आ जाता है, लाइट डिहाइड्रेट। और जब ये आंबर कलर आता है तो ये डिहाइड्रेटेड माना जाता है। और ब्राउन और रेड, ब्राउन में वेरी डिहाइड्रेट और रेड कलर यदि आ जाता है तो सीवियर डिहाइड्रेट माना जाता है। तो यहाँ पर ये कलर चार्ट बताने का एक इंटेंशन ये भी है कि ये एक बड़ी भ्रांति रहती है कि कितना पानी पिए, कब पिए। ये हमेशा से एक बहुत बात करने का रहता है टॉपिक। कोई बोलता है 3 लीटर पियो, कोई बोलता है 4 लीटर पियो। तो ये कैसे हम देखें कि हमको कितना पानी पीना चाहिए? तो वो हम अपने यूरिन के कलर से तय कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना पानी पीना सुटेबल है, राइट? तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको पानी की उतनी क्वांटिटी लेनी है कि हमारी यूरिन का कलर जो है वो क्लियर कैटेगरी में रहे। किसी का हो सकता है 3 लीटर में हो, तो किसी का 3.5 में या किसी का 4 में या किसी का 2 एंड हाफ में भी। तो जिस भी कैटेगरी में आपके यूरिन का कलर क्लियर आता है, वो कैटेगरी आपकी, वो क्वांटिटी आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप अपने लिए, आपके लिए कितना पानी पीना यूज़फुल है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब जो यूरिन का कलर चेंज होता है, तो एक तो होता है कि सिर्फ कलर चेंज होता है, एक तो होता है क्लाउडी यूरिन, मतलब उसमें कुछ सेडिमेंट भी आने लगते हैं। तो उसके लिए फिर हमको क्या देखना है कि उसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं क्लाउडी यूरिन के। आपको या तो यूटीआई है, यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, डायबिटीज़ है, किडनी स्टोन है, या फिर आपको एसटीडीएस, ये एक बीमारी का नाम होता है, वो हो, या आपके वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या आपने पानी कम पिया है और आप डिहाइड्रेट हो गए हैं। तो ये सारे रीज़न होते हैं क्लाउडी यूरिन होने के।
अब यूटीआई का नाम आप लोगों ने अक्सर सुनते होंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये मोस्टली कम पानी पीने से होता है, डिहाइड्रेट होने से होता है। अब इसके सिम्पटम क्या होते हैं कि आपको जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको तेज जलन होती है या तकलीफ होती है वॉशरूम जाने में। अगर और इन्फेक्शन बढ़ता है तो फीवर आने लगता है, ठंड लगती है। फिर आपके यूरिन जो है वो क्लाउडी हो जाती है, प्लस उसमें एक स्मेल आने लगती है, कलर डार्क हो जाता है। आपके एब्डोमेन, पेल्विक रीजन में और लोअर बैक में पेन होता है। और जब आप वॉशरूम जाएँगे, तो उस समय आपको कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम जाना है, लेकिन आप जाते हैं, तो यूरिन नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें होती है, या बार-बार ऐसा लगना कि मुझे यूरिन जाना है, बार-बार वॉशरूम जाने की इच्छा होना, तो ये सारी यूटीआई के सिम्पटम होते हैं। और इसके कॉज़ क्या होते हैं कि या तो आपने पानी की मात्रा कम ली है, क्योंकि आप अगर पानी की कम मात्रा लेते हैं, तो आपके किडनी के ऊपर ड्यूरिंग ब्लड फिल्ट्रेशन के बहुत अधिक प्रेशर आता है, जो कि हार्मफुल होता है। या फिर आपकी आदत है कि आप अपने यूरिनेशन को होल्ड करके रखते हैं। मान लीजिए आपको जब भी यूरिन जाना है तो आप बहुत लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखते हैं। तो चूँकि जब हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो हमारी जो यूरेटर होता है उसमें कोई ऐसा वाल्व नहीं होता है कि वो ऊपर की तरफ रिटर्न जाने से फ्लूइड को रोक सके। तो जब ये यूरिन मतलब ये एक तरह से थोड़ा-सा इन्फेक्टेड या इसमें सारे वो मटेरियल हैं जो हार्मफुल हैं हमारी बॉडी के लिए। वो जब आप यूरिन को काफ़ी लंबे समय तक रोकते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही फुल होता है, तो यूरिन यूरिनरी डक्ट में ऊपर आगे की ओर फिल होने लगती है और धीरे-धीरे किडनी तक पहुँच जाती है। और यही कारण होता है एक यूटीआई का। आप प्रॉपर हाइजीन नहीं यूज़ करते हैं। आप मेंस्ट्रुएशन के समय या पीरियड्स के समय प्रॉपर हाइजीनिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं। आपको डायबिटीज़ है, किडनी स्टोन है, प्रेगनेंसी में कभी-कभी और जो कॉन्ट्रा पिल्स जो यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कई बार ये सारी चीज़ें जो होती हैं यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके साथ एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है पब्लिक टॉयलेट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस पावर कम होता है, तो वो यदि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो उनको यूटीआई की प्रॉब्लम होने लगती है। अब सेकंड इसमें प्रॉब्लम आती है किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन में भी क्या होता है, फीवर आता है, आपके लोअर बैक में पेन होता है। यूटीआई में सामने भी एब्डोमेन में पेन होगा और बैक में भी होगा, लेकिन किडनी इन्फेक्शन में मोस्टली लोअर बैक में ही पेन देखा जाता है। फीवर के कारण ठंड लगती है, वॉशरूम के समय जलन होती है, दर्द होता है, कई बार वॉशरूम में ब्लड भी आ जाता है और बार-बार आपको वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। तो अगर हम देखें कि जो किडनी में अगर आपके दर्द है या लोअर बैक में दर्द है, तो किडनी की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? या तो किडनी में स्टोन है या किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है या किसी तरह की इंजरी है या वहाँ पर सिस्ट है किडनी में। तो ये कोई भी रीज़न एक इनमें से हो सकता है आपके लोअर बैक में पेन होने के कारण। और किडनी की क्या-क्या डिज़ीज़ेज़ होती हैं? एक तो होती है सिस्ट। सिस्ट ही जब क्रोनिक हो जाती है तो उसको क्रोनिक सिस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो ग्लोमेरुलस है, वो किसी तरह से उसमें डैमेज हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ये अक्सर डायबिटीज़ के कारण होता है। फिर आपके नेफ्रॉन्स में मतलब किडनी के जो सेल्स हैं, उनमें किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाना। फिर एक हाइपरटेंशन होता है जिसको रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। तो ये सारी डिज़ीज़ होती हैं जो किडनी में हो सकती हैं और इनके मोस्टली सिम्पटम क्या होते हैं कि बैक आपका पेन करेगा, लोअर बैक पेन करेगा और आपको फ़ीवर आएगा, ये आपको वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होगी और बहुत अधिक बार वॉशरूम जाना पड़ेगा।
एक मेजर प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है रीनल फेल्यूर, या जिसको किडनी फेल्यूर बोलते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक ही होता है कि सर्जरी के थ्रू किडनी को ट्रांसप्लांट कर देना, किसी दूसरे डोनर से किडनी लेकर और उसे ट्रांसप्लांट करना बॉडी में। अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि हमारी किडनी फेल्यूर ना हो, तो उसके लिए हमको क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए कि हमारे वाटर इंटेक जो है, पानी जो हम पीते हैं वो सफिशिएंट मात्रा में हो, उसमें कमी ना हो। अगर स्मोकिंग है तो उसको अवॉइड करें। ब्लड शुगर है, मतलब अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डायबिटीज लेवल को कंट्रोल में रखें। आपका खाना हेल्दी हो, बहुत अधिक पिल्स ना लें। कई लोगों की आदत होती है कि कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने पिल्स ले ली। तो ओवर पिल्स जो होती हैं वो भी, चूंकि ओवर पिल्स जब भी लेते हैं तो पिल्स ले रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ केमिकल अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो केमिकल भी किडनी को ही फिल्टर करने होते हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन आता है। फिर हाई बीपी भी एक किडनी फेल्यूर का कारण होता है, तो कोशिश करें कि आपका बीपी नॉर्मल रहे, एक्सरसाइज डेली करें और आप अपने सॉल्ट के इंटेक को, नमक आप दिन भर में लिमिटेड लें। बहुत अधिक नमक भी किडनी को डैमेज करता है। नेक्स्ट इसकी डिजीज है किडनी स्टोन। तो किडनी में स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम के डिपॉजिट के होने के कारण होते हैं, और ये स्टोन किडनी के किसी भी पार्ट में डिपॉजिट हो सकते हैं। तो जब भी किडनी में, इवन ये जो हमारी यूरिनरी डक्ट होती है, ये आपको दिख रही है, इसकी अंदर की ये जो गोलाई रहती है या अंदर जो स्पेस होता है, ये मात्र 3 mm का होता है। तो कई बार इसमें भी स्टोन या तो बन जाता है, या फिर यहाँ पर अगर किडनी का स्टोन है तो वो आगे जाके इसमें फंस जाता है। तो जब ये इस कंडीशन में स्टोन होता है तो यूरिन का ब्लैडर में आना रुक जाता है और एक बहुत अधिक दर्द, पेनफुल वाली पोजीशन आपकी बन जाती है। सो किडनी में स्टोन होने पर भी क्या होगा कि आपका लोअर बैक में एक्सट्रीम पेन होगा। और जो किडनी स्टोन है, इसकी मोस्टली जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होती है। सर्जरी बहुत सारे टाइप की होती है। तो आपका अगर स्टोन वाला प्रॉब्लम है तो इसमें एक एक्स्ट्रा सिम्पटम होता है वो वॉमिटिंग का, कि आपको हो सकता है कि वॉमिट भी हो, तो वो भी एक। लेकिन जो किडनी से जितनी भी डिजीज है वो चूंकि किडनी से रिलेटेड है और किडनी की पोजीशन हमारे लोअर बैक में ही रहती है, तो सभी में लोअर बैक पेन और स्टमक पेन या फिर फीवर, ये सारी चीजें कॉमन रहेंगी। अब इसके बाद हम आते हैं इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम। इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका जो नेचुरल ब्लैडर होता है वो जब फुल हो जाता है यूरिन से, आपकी किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया, वहां से ड्रॉप ड्रॉप करके जो यूरेटर है उसके थ्रू जो यूरिन है वो यहाँ ब्लैडर में डिपॉजिट होती गई। और जब ये ब्लैडर फुल हो गया तो यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और आपके ब्रेन को मैसेज जाता हो गया है। और तब आप क्या करते हैं कि ये जो यूरेथ्रा की मसल्स है ये आपके कंट्रोल में रहती हैं। आप इसको ओपन करते हैं और इस यूरिन को अपने बॉडी के बाहर कर देते हैं। जनरल ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब आपका ये इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम होता है तो इसमें आपका ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। और ओवर एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी यूरिन का कलेक्शन हुआ, सपोज 1/4 ब्लैडर भी भरा, तो भी ये मैसेज भेजेगा और कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और आपको यूरिन जाना पड़ेगा। तो इस डिजीज में प्रायः लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि उनको बार-बार इच्छा होती है कि वो यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर कर दें, भले ही उनका ब्लैडर फुल हो या ना हो। और जब ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में चेंज हो जाती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि आपका अपनी
यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं होता है, मतलब आप जो यूरिन को पास आउट करते हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता है। इवन कई बार जोर से खांसी आने पर, छींकने पर भी आपकी यूरिन जो है वो लीक हो जाती है। तो जब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, तो इसमें जो हमारा नॉर्मल, देखिए ऊपर नॉर्मल ब्लैडर बना हुआ है। ब्लैडर के देखिए बिल्कुल यहाँ पर मुंह पर स्फिनेक्टर मसल्स हैं, ठीक है? और नीचे जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं स्फिनेक्टर मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं कि हमको उनको कब रिलैक्स करके ओपन करना है और कब टाइट रखना है। लेकिन क्या होता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है और चूँकि इन मसल्स को हम एक्सरसाइज़ नहीं देते हैं, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ये जो लॉक करती हैं इस डोर को, ये भी ढीला हो जाता है और इसके ढीले होने के कारण क्या होता है कि यूरिन यहाँ से लीक हो जाती है। तो नॉर्मल में क्या होता है, ये देखिए ये पैसेज टोटली बंद है। स्फिनेक्टर मसल्स और फ्लोर मसल्स टोटली बंद करके रखी हैं इस पूरे पैसेज पे। और वहीं पर जब ये मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, तो ये इस तरह से लूज़ हो जाती हैं। और जब ये इस तरह से लूज़ हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो क्या होता है कि आप ज़ोर से खाँसते हैं, छींकते हैं, तो ये यूरिन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर ऊपर एब्डोमेन से प्रेशर आ रहा है किन्हीं भी कारणवश, तो ये ऊपर से अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर प्रेस हो रहा है, तो इस प्रेशर के कारण ये यूरिन लीक हो रही है, तब वो होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं, ये जो इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, ये बार-बार कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। ठीक है? जैसा कि हमने किसमें देखा था, इरिटेबल ब्लैडर में, कि ये फुल नहीं होने के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं और आपको वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो में क्या होता है कि कहीं भी आपका जो यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू आप यूरिन को पास आउट करते हैं, उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। और ब्लॉकेज आने के कारण क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लैडर है इसमें एक्सेस यूरिन जमा होने लगती है। न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, इसमें जो इसके आसपास नर्व्स होते हैं और वो जो सिग्नल पहुंचाते हैं, मोटर और सेंसरी नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन तक सिग्नल को ले जाते हैं और ब्रेन से सिग्नल को लाते हैं, वो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो ये इनकॉन्टिनेंस के टाइप हैं और इस तरह से ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आजकल ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके क्या-क्या का कॉजेज़ हो सकते हैं? एक तो इसके आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो ढीली पड़ गई हैं, एजिंग फैक्टर हो सकता है। आपकी कई लेडीज़ जो होती हैं जिनको बहुत अधिक डिलीवरी होती है, वेजाइनल डिलीवरी, उसमें भी ये मसल्स पर इफ़ेक्ट आता है। किसी तरह की कोई सर्जरी होती है, अगर ये इंजरी होती है, तो इस सब चीज़ों से इन मसल्स पर इफ़ेक्ट होता है और इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये ढीली पड़ जाती हैं और जिसके कारण स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसमें भी आपके कॉमन फैक्टर दिए दिए हैं कि आपको छींकते, खाँसते समय यूरिन लीक हो जाना, आपको जैसे आपको लगता है कि अभी आपको वॉशरूम जाना है और टॉयलेट तक जाते-जाते ही लीक हो जाना, वो भी एक कारण है। फिर उसके बाद में आप अपने ब्लैडर को एक ही बार में या तो पूरा खाली नहीं कर पाते हैं या कई बार क्या होता है कि आप यूरिनेशन के तुरंत बाद आपको फिर लगता है कि नहीं अभी फिर से जाना है। तो ये सारे इसके सिम्पटम होते हैं और इसके साइन्स क्या होते हैं? इसमें हार्ट बीट थोड़ी-सी इर्रेगुलर हो जाती है, हार्मोनल लेवल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर भी कई बार रिड्यूस हो जाता है, तो ये सब इसके साइन्स होते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट डिज़ीज़ आती है जिसको हम रीनल हाइपरटेंशन कहते हैं।
तो ये एक तरह से रीनल हाइपरटेंशन मतलब आपके किडनी में बीपी का हाई हो जाना। तो वो क्यों होता है? अभी जब हमने आपको ब्लड सर्कुलेशन बताया था, तो आपको बताया था कि रीनल आर्टरीज़ होती है, जो ब्लड को किडनी के अंदर लेके जाती है। तो ये जो रीनल आर्टरीज़ होती है, आर्टरीज़ और वेन, तो ये इसमें देखिए इस तरह से कुछ मटेरियल जमा हो जाना कि इसके अंदर का जो हॉलो स्पेस है, वो कम हो जाना, जिसको हम ब्लॉकेज कहते हैं, या इस फैटी मटेरियल को प्लग भी कहते हैं। तो जिसके कारण ये जो बिल्कुल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई वाटर ट्यूब है और उसमें अंदर कुछ काई वगैरह कई बार फँस जाती है, तो पानी का फ्लो कम हो जाता ना, तो बिल्कुल वैसा ही इसमें होता है। और चूँकि ये प्लग बनने से ये अंदर का जो पैसेज होता है वो नैरो हो जाता है, और नैरो पैसेज के होने के कारण यहाँ पर बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पर्टिकुलर जब इस एरिया में बढ़ जाता है तो इसको रीनल हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है? और इसके इसको रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। दोनों चीज़ें ही सेम हैं। इसके बाद इसके सिम्पटम क्या होते हैं? इसके सिम्पटम बहुत सारे होते हैं। आपको हो सकता है वॉमिटिंग की इच्छा हो, आपको चक्कर आए, आपको एक वॉमिटिंग सेंसेशन हो, आपको कॉन्सन्ट्रेट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, सोने में प्रॉब्लम हो, और आपके जो यूरिनेशन है, उसमें आपको किसी तरह के प्रॉब्लम्स हों, पेन हो या बार-बार जाने की इच्छा हो। तो इस तरह की इसमें स्किन ड्राई हो जाती है, हेडेक हो जाता है, वेट लॉस होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रीनल हाइपरटेंशन के सिम्पटम होते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ जो हमने आपको बताया कि किसी तरह से आर्टरीज़ के अंदर कोई फैटी मटेरियल का डिपॉज़िट हो जाना और एक प्लग बन जाना, जिससे अंदर का जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है और ब्लड को फ्लो करने में मुश्किल आती है। तो ये इसका मेन कॉज़ होता है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या-क्या हैं? ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ जिनको रेगुलर बीपी हाई रहता है, उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्टेरॉल है, हेवी अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा है या किसी तरह के एब्यूज़ेज़ आपको अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके होने के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देती हैं। और इसमें ये सेम चीज़ है, रिस्क फैक्टर जो है, इसमें विज़न प्रॉब्लम भी कई बार आती है। इसमें 2 चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ट फेल्यूर और रीनल फेल्यूर। दोनों चांसेस इसमें जब भी आपको रीनल हाइपरटेंशन, सॉरी मैं बार-बार आपको वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वेरी, वेरी सॉरी। जब भी किसी को रीनल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उसे हार्ट फेल्यूर या रीनल फेल्यूर, ये दोनों प्रॉब्लम हो सकती हैं। चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये तो सारी जो हैं डाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो इनको हम बाद में लेंगे।